नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष कार्यक्रम। आज राष्ट्रमंच पर जो बड़ा विषय है जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने का मुद्दा है, ये इस मुद्दे पर एक बार फिर से काफी हलचल है। हलचल में क्या क्या है वो बताते हैं। श्रीनगर से दिल्ली आ रहे हैं, इस समय शायद रास्ते में होंगे या उतर गए होंगे दिल्ली, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो उनके पिता भी हैं। तो सवाल ये फिर ही होता है कि आखिर श्रीनगर से जो दिल्ली आ रहे हैं तो मकसद क्या है, किस मकसद से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जगह मांगेंगे जंतर मंतर पर बैठने का, मिली तो ठीक है, नहीं तो कहीं और बैठेंगे। और इन सब के बीच हुआ क्या है कि उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगा। जो पूर्ण राज्य का दर्जा वाला मुद्दा है उस पर समर्थन मांगा। तो सभी पार्टियों की तरफ से वैसा तो कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने आगे बढ़कर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने कहा हम स्टेटहुड प्लस चाहते हैं। ये प्लस को ध्यान में रखिएगा कि स्टेटहुड प्लस चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। भाई प्लस की बात तो उमर अब्दुल्ला ने भी नहीं कही थी, लेकिन पवन खेड़ा जी ने कह दी प्लस चाहिए। प्लस क्या क्या है वो बताएंगे आगे। तो ये प्लस जो है, क्या इस प्लस के पीछे 370 का बहाना है क्या? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने के बाद भी, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे असहमति जाहिर की थी। पी चिदम्बरम ने एक बार कहा था हम 370 को वापस लाएंगे। तो क्या 370 की वापसी का बहाना कांग्रेस कर रही है क्या? और ये भी बताएंगे कि ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा है इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है और ताजा रुख क्या है। और इसीलिए आज जो हमने विषय चुना है कि ये जो स्टेटहुड प्लस का बहाना है, क्या इसके पीछे 370 को वापस लाने वाला निशाना है। इसीलिए इस राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर आज बड़ी बहस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही दोनों तरफ की, वो आपको पहले दिखाते सुनवाते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कि डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा को 370 हटाने का अवसर मिला और कोई पार्टी, कांग्रेस समेत, चुनौती दी थी उन्होंने कि किसी में ये ताकत नहीं है कि अब 370 को वापस ले आए। सुनिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। प्रधानमंत्री की बात आपको पहले सुनवाई, अब गृह मंत्री अमित शाह की भी बात इसलिए सुनवाएंगे कि आपको इससे पता चलेगा कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी कैसी प्रतिबद्धता रही है 370 को लेकर। बीजेपी की भी रही है, लेकिन मोदी सरकार की कैसी प्रतिबद्धता रही है और कितना उनका क्लियर स्टैंड है। गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
अभी आपने ये दोनों बातें 370 को लेकर के सुनी। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अभी तक अपने मुंह से 370 की बात कही नहीं है। उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा है, क्योंकि उस पर वो चुनाव भी लड़े थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगेंगे वापस। तो उन्होंने श्रीनगर से दिल्ली का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने कहा कि भाजपा वाले मुझे बताएं कि ये जो दर्जा है पूर्ण राज्य का, इसके लिए हम किनके पास जाएं। सुनिए। तो कहते थे कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक। फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा, व्हाइट हाउस में अमेरिका, रियासत का दर्जा लेने के लिए? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि वो उचित समय पर राज्य को पूर्ण का दर्जा दे दी। लेकिन कांग्रेस को देखिए, ओमर अब्दुल्ला से आगे निकल गए पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, अब राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने कहा ओमर अब्दुल्ला की राज्य का दर्जा वापस देने की मांग सही है, लेकिन यही इतना ही काफी नहीं है। कांग्रेस उससे आगे गई। कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा से राज्य के दर्जा के प्लस में, स्टेटहुड प्लस ये शब्द थे, विश्वास करती है। और इसका मतलब क्या है? जमीन के अधिकार, संसाधनों पर अधिकार, लोगों के संवैधानिक अधिकार। जम्मू कश्मीर को इसकी जरूरत है। ये लगभग 370 जैसी बात कर दी। सुनिए। Omar Abdullah's demand for statehood is valid, but it's not enough. The Congress party believes and has always believed in statehood plus. When we say statehood plus, we mean land rights, job rights, resources, constitutional rights of the people on land, jobs and resources. That's what Jammu Kashmir needs now. ये लगभग 370 हमने क्यों कहा? लैंड राइट्स कह रहे हैं, यानी जमीन का अधिकार। तो जमीन का अधिकार तो कश्मीर के लोगों को है ही। दिक्कत वहां है कि बाहर वाले वहां जाके जमीन खरीद सकते हैं। 370 हटाने के बाद ये प्रावधान हुआ है, इससे दिक्कत है क्या? लेकिन ये तो लगभग 370 की बात हुई। अब एकदम बिल्कुल 370 की बात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि संसद इस प्रस्ताव को पास कर देती है और राज्य को तोड़ा जा सकता है। जब 370 हटाया जा रहा था, हर राज्य को 2, 3 या उससे ज्यादा टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 370 की गलत व्याख्या करके किसी भी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। हर राज्य के लोगों को जागना होगा। और पी चिदम्बरम वो लोग हैं जो 370 के समर्थन में बातें करते रहे। सुनिए। The government moves a resolution, Parliament approves it, and the state can be dismembered. Every state can be broken up into 2 or 3 or more. Union territories can be created out of a state by the mischievous misinterpretation of Article 3 and Article 370. It will not stop here. What they have done is a constitutional monstrosity. People of India, people in every state must wake up to the grave danger that is set as an example today by these completely unconstitutional and illegal resolutions. अभी तक जो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई सुनाई, ये दिल्ली के थे। अब जरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख कांग्रेस नेता प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हमें अपनी शर्त पर हमारी संप्रभुता चाहिए। तो भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी। तो भी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक़्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए हमने ठीक फैसला किया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है। कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट धारा 370 की बहाली नहीं, खुद मुख्तारी अर्थात भारत के अंदर एक राज्य की संप्रभुता, ये आपका औपचारिक बयान है या नहीं? इस पे हमें 2 टूक हां या नहीं में उत्तर चाहिए। और यदि कांग्रेस पार्टी इसका सीधा खंडन करते हुए
सैफुद्दीन सोज साहब पे कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि देश के अंदर टुकड़े करने वाले यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जो वादा प्रधानमंत्री ने दिया था उस वक्त अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि उचित समय पर हक मिल जाएगा, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। सुनिए। 21 महीनों के बाद आज हम ये फैसले पे पहुंचे कि हम जंतर मंतर पे जाके अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने ये वादा किया था कि स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। अब वक्त आ गया है कि वो दर्जा बहाल किया जाए ताकि हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। आज का कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा। आज कश्मीर आपको रात को 12 बजे तक भी कश्मीर का नौजवान ही नहीं, दुनिया भर का, देश भर का टूरिस्ट जो आज आपको डल पे घूमता हुआ दिखता है। तो ये बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर जो है वो किसी से छुपी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है उचित समय पे जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलेगा, मैं उसके साथ उसकी सपोर्ट करता हूं। वहीं कांग्रेस के एक और नेता हामिद कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं। तो भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आप प्रोटेस्ट के बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो स्टेटहुड की डिमांड को लेके दिल्ली जाके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम उनके इस कदम का वेलकम करते हैं। आप जो है वो प्रोटेस्ट के बजाय जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा समय बिताइए तो ज्यादा आपका भला होगा। अन्यथा आप दूसरे जो आपके इंडिया के जो है साथी हैं उनकी आप नकल करने में जो है वो उन्हीं की तरह जो है वो धाराशायी हो जाएंगे। आपको जनता ने जनादेश दिया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। और इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं। श्रीनगर के सांसद हैं आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी। उन्होंने कहा स्टेटहुड हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। भाजपा प्रवक्ता अभिजीत सिंह जसरोटिया ने कहा कि उमर साहब जंतर मंतर क्यों जा रहे, क्यों ट्रंप के ताल में ताल मिला रहे, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर में सुर मिला रहे। सुनिए। स्टेटहुड आप इसी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान के कैंपेनिंग के दौरान के इंटरव्यूज़ और बयानात निकाल के देख लीजिए। ही वुड रिजेक्ट इन दोज स्पीचेस द डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड उन्होंने खुद कहा कि स्टेटहुड हमारा एजेंडा है ही नहीं। स्टेटहुड के बारे में बात करके हम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और प्रोटेक्शंस की, लोगों के मुद्दों के ऊपर। क्योंकि नियर अबाउट 2 साल आज उमर साहब को होने जा रहे हैं। वो लाख नौकरियां, वो मीटर जो उमर साहब कहते थे इलेक्शन से पहले कि मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, आप कहते हैं मेरे रिश्तेदारों के घर पे लगा तो आप भी लगाइए। जो खासकर लूट खसूट है उसके खिलाफ हम लोग जो हैं वो मार्च कर रहे हैं। हम तो लोगों के हक हकूक के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन उमर साहब जंतर मंतर क्यों जा रहे हैं, क्यों पीओजे से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्यों ट्रंप का नाम ले रहे हैं डेलिबरेटली, इसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस इनके सुर में सुर मिला रही है तो आप समझ सकते हो इट कैन बी द नेफेरियस डिजाइन ऑफ डीप स्टेट। कांग्रेस केवल सुर में सुर नहीं मिला रही है, कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा फिक्र लग रही है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी की नियत ही नहीं है स्टेटहुड देने की। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि अपनी मैनिफेस्टो से फेल, वादा खिलाफी और जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठ का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। पूरी सरकार ने ये वादा किया था कि बहुत जल्दी हम स्टेटहुड इसका वापस करेंगे और फिर से कश्मीर को स्टेटहुड का अस्तर मिलेगा, हैसियत मिलेगी। लेकिन इनकी नीयत नहीं है और इसीलिए अब इतने साल गुजर गए 370 को ख़त्म किए हुए और उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का, लेकिन अभी तक सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। अपने मैनिफेस्टो से भागे हुए, हर मोर्चे से फेल, वादा खिलाफी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए दशकों तक जो लोग परिवारवाद, अलगाववाद की राजनीति के सहारे जनता को भ्रमित करते रहे, वो आज फिर झूठ का नैरेटिव चला रहे।
उन्हें अब बदले हुए जम्मू कश्मीर की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और सुशासन, जनता के मुद्दे, विकास, पर्यटन, इन पर ध्यान लगाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के एक और प्रमुख नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपना हक लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा है, प्रोटेस्ट करने से किसी को भला कोई क्यों रोकेगा। परमिशन मिले ना मिले, जम्मू कश्मीर के लोग अपना हक लेने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। पिछले दिनों आपने जम्मू में देखा जो जन सैलाब था, किसी को तवक्को नहीं थी कि जम्मू में सड़कों पे जगह ही नहीं थी बैठने की। हमारे लोग आए, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें हमारा खोया हुआ गौरव जो है वो वापस मिले। वो जंतर मंतर पे जाएं, वो कहीं पे भी जाएं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की उन्हें कहीं रोक नहीं रही है। हमने तो कहा है हम स्वागत करते, करें जहां करना है, लोकतंत्र का तकाजा है, किसी को रोक नहीं सकते हो। वैसे एक बात पे तो मैं उन्हें शाबाशी देता हूँ कि कम से कम सैफुद्दीन सोज की तरह या अन्य दूसरे लोग जो ज़बरदस्ती 370 ढूंढते हैं, वो उमर साहब नहीं ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है स्टेटहुड, उसके साथ वो भी जुड़े हैं, तो अच्छी बात है स्टेटहुड। आपको हमने दोनों पक्षों की बातें सुनवा दी, काफी हद तक आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। आज इसी मुद्दे पर राष्ट्रमंच में बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे और ये भी बताएंगे कि आज राष्ट्रमंच पर सवाल क्या पूछ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच DD न्यूज पर और ब्रेक से पहले बता ही चुके हैं कि क्या है आज के राष्ट्रमंच में बड़े विषय की बड़ी बहस का मुद्दा। अब जरा राष्ट्रमंच के सवाल बता देते हैं आपको। सबसे पहला सवाल आज पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर श्रीनगर से दिल्ली तक राजनीति चल रही है क्या? अभी रास्ते में है शायद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिल्ली में प्रोग्राम का मकसद क्या? श्रीनगर से जो दिल्ली आ रहे हैं तो किस मकसद से आ रहे हैं? तीसरा सवाल कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड प्लस, ये प्लस का क्या मतलब है? ये जो प्लस कह रही है कांग्रेस वो क्या? चौथा सवाल, NC से यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आगे निकलकर कांग्रेस क्या 370 की वापसी की बात कर रही है क्या? पहले भी कर चुकी है, इसलिए ये शंका उठता है। पांचवा सवाल, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है? अभी क्या रुख है? केंद्र सरकार क्या कहती है? ये सारी चीजें भी आपको बताएंगे। और इसीलिए आज इस बड़े विषय पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में नासिर लोन साहब हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। नासिर लोन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं,
मेरे बगल में स्टूडियो में, और राकेश शुक्ला सर सीनियर जर्नलिस्ट यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भी। मैं पहले राकेश शुक्ला सर के पास सीधे चलता हूं। राकेश शुक्ला सर, आपने पूरा ये मामला देखा सुना, आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने तो चुनाव में वादा किया था, उमर अब्दुल्ला सीएम बने तो उनका तो एकदम लगता है कि वो संतुलित बात कर रहे हैं, अभी तक वो पूर्ण राज्य के दर्जे की ही बात कर रहे हैं अगर उनके कुछ नेताओं को छोड़ दें। कांग्रेस तो आगे निकलकर स्टेटहुड प्लस जमीन का अधिकार ये वो, और उसके पहले भी पी चिदम्बरम क्या कह चुके हैं 370 के बारे में। लगता नहीं कि कांग्रेस जो है वो आगे निकल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आगे निकल जाना चाहती है क्या इसमें? नहीं लाल जी, देखिए क्या है, कांग्रेस जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी आया है सैफुद्दीन सूद साहब ने एक और भेजो। पहली बात तो ये होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है, ठीक है, उस चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र होना चाहिए कि आप उसको स्टेटहुड दीजिए। स्टेटमेंट देना और राइटिंग में देना दोनों में अंतर होता है। तो राइटिंग में वो नहीं दे रहे क्योंकि कांग्रेस फंस जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट दे रहे। स्टेटमेंट देने से होगा ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस उनकी मित्र है या उनकी दुश्मन बनने जा रहे, क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर उमर अब्दुल्ला दिल्ली आ रहे हैं और केंद्र सरकार भी उस पर नरम है, और केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार सहमत है, राज्य सरकार सहमत है, उसमें देरी को लेकर जरूर उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं और एक पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्टेटहुड का मुद्दा आ गया है। स्टेटहुड का मुद्दा स्टेटहुड प्लस, हाँ, तो क्या इसको पीओके में शामिल कराना चाहते हैं क्या? प्लस का मतलब तो ये हुआ क्या है, क्योंकि स्टेटहुड का मतलब तो ये हुआ कि भाई आप उसको 370 और 35A को फिर बहाली करना चाहते उसी हैं, तरफ, और यदि प्लस ये अधिकार वो अधिकार करके आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं। तो यदि आप स्टेटहुड प्लस की बात कर रहे हैं तो क्या उसको ढकेल के आप पीओके में ले जाना चाह रहे हैं क्या? तो एक ये बड़ा प्रश्न है कि उमर अब्दुल्ला के एजेंडे को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं या ध्वस्त करना चाहते हैं। दूसरा, क्या जम्मू कश्मीर में 2019 में 370 और 35 से खत्म होने के बाद जिस तरीके से वहां के जनमानस का मानस बदलने का प्रयास हो रहा, भारतीय होने का प्रभाव कराया जा रहा, और जिस तरीके से डेवलपमेंट के लिए अभी तक जो 22 से लेके और 26-27 का जो बजटीय प्रावधान है उसमें 2.5 लाख करोड़ के आसपास का केंद्रीय सहायता जा चुकी है। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के रोड सेक्टर के काम हो रहे हैं, रेल सेक्टर पे काम हो रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस चाहती है कि ये पुनः 19 से पहले के मानस पे वहां के लोग आ जाएं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये कांग्रेस चाह क्या रही है। कांग्रेस क्या ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर फिर पुराने हालात में हो? मैं जरा राहुल लाल जी के पास आऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टेटहुड प्लस की बात हो रही है इसमें 4 चीजें प्रमुख रूप से। पहला, भूमि का अधिकार, यानी बाहरी लोग वहां जाकर जमीन ना खरीद पाए। याद कीजिए 370 हटा तभी ये दरवाजा खुला था। दूसरा है कि इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, यानी राज्य सरकार की नौकरियों में। चलिए, इसमें फिर भी काफी हद तक इसको माना जा सकता है। संसाधन, जल, जंगल, खनिज पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक ये नहीं होता, इस पर केंद्र सरकार का हक होता है। और संवैधानिक कवच, अधिकारों की गारंटी। ये जो कवच वाला मामला है और प्लस वाला मामला है, ये लगता यही है जो आज हमने टाइटल रखा है ना, कि क्या जो स्टेटहुड प्लस का बहाना है वो 370 को वापस लाना है। लेकिन राहुल लाल जी इस पर सफाई दें, इस पर बात करें, उससे पहले मैं सीधे नासिर साहब के पास चलता हूं। नासिर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में 2 तरह के सुर दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी जो वादा करके, एग्जैक्टली जो वादा करके आए थे, जो उनके अल्फाज थे, ठीक है, मैनिफेस्टो में, उन्हीं अल्फाज को वो दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, कब तक रोक करके रखेंगे। लेकिन आपके श्रीनगर के सांसद कह रहे हैं कि ना 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 ना, ये तो फिर जो है मतलब ये गलत है। तो आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस स्टैंड को हम लोग अभी मान के चलें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का? मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला जी का जो स्टैंड है वही है। जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आदाब आपको। जी, आपको भी आदाब। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, हमारा दोनों चीजों को लेके क्लियर स्टैंड है। जो 370 या 35A का इशू है या उस पे जो स्टैंड है, वो भी हमने कैटेगोरिकली कहा है इससे पहले भी, और रिपीटेडली हम कह रहे हैं कि
हमने हमेशा जो है उसकी एडवोकेसी की है, और हम हमेशा ये कह रहे थे कि 370 या 35 ए वो जो है जब जम्मू कश्मीर को दिया गया वो बेसिस बना, जो हमारा रिलेशनशिप बना, या जब अब आजादी के बाद जब जो है पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था, जिसमें सारी प्रिंसिपल स्टेट्स जी, आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। तो बेसिस तो वही बना था 370-35 से। एक तो ये कि 35 से 70 या 35 से हटाने वाली जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो तो ये वापस देगी नहीं। तो हमें ये बिल्कुल हम अंडरस्टैंडिंग है कि उनसे वो चीज मांगना जो है फिलहाल वो जो है वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक हम स्टेटहुड की बात करते हैं, स्टेटहुड जो है चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस गवर्नमेंट की तरफ से रिपीटेडली अश्योरेंसेस आई है, या चाहे कई पब्लिक रैलीज में हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे गृह मंत्री हो, उन दोनों ने जो है कैटेगोरिकली कहा है कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। बेशक, बिल्कुल। अब वो एक वेग टर्म यूज करते हैं निर्धारित समय पे। बेशक। अब हमारा पूछना यही है कि आप या तो वो डिफाइन करिए कि वो निर्धारित समय कब है, कोई टाइमलाइन दीजिए, या तो आप फौरी तौर जो है वो रिस्टोर कर दीजिए। क्योंकि जब 370 हटाया गया था उसके बाद एक हमें क्लियर टाइमलाइन दी गई उनकी तरफ से। ठीक। पहले उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन होगा, ठीक, जो कि हुआ, ठीक, चाहे ठीक हुआ गलत हुआ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, ठीक, और उसके नतीजे से बिल्कुल सब सामने है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं, नासिर साहब। उसके बाद जो तीसरी कड़ी है इसकी स्टेटहुड की, ठीक, नासिर साहब मैं आऊंगा आपके पास दोबारा भी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये सारी घटनाएं, आपने अतीत की बातें बताई, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड था कि जब ये जो 370 हटाने की बात कर रहा हूं कि हम किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टैंड बदला, वहां के असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जीती, नहीं। सरकार बनाई, सरकार बनाई, ठीक। करेक्ट करना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं कहा कि हम जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। इनफैक्ट 370 हटाने के बाद जो है पहली जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज हुई जम्मू कश्मीर में, जो कि डीडीसी के चुनाव हुए, अगर आपको याद होगा 2020 नवंबर दिसंबर के आसपास, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, और मैं जीता भी था। चलिए, अच्छी बात। कुपवारा से मैं डीडीसी था। ठीक। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं। मुझे इमीडिएट रिएक्शन याद है, नहीं, कुछ लीडर्स ने कहा वो, वही मैं कह रहा हूं, मुझे उस समय के, क्योंकि मुझे इमीडिएट रिएक्शन याद है कि भैया 370 जब तक वापस नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, नासिर साहब थे, उन्होंने कहा था, नासिर साहब लौटता हूं, फिर बाद में ये उन्होंने बाद में फिर ठीक, नासिर साहब लौटता हूं, दूसरे राउंड में लौटता हूं। राहुल लाल जी, क्या भाई ये नासिर साहब का आपने स्टैंड देख लिया? उमर अब्दुल्ला जो बात कर रहे हैं काफी हद तक लेजिटिमेट उनको कहा जा सकता है कि हाँ, वो वादा करके आए थे, वो याद दिला रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, दे दीजिए। उसके लिए वो श्रीनगर से दिल्ली आए, स्वागत है, मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस क्या कर रही है राहुल जी? स्टेटहुड प्लस, देखिए क्या है ये प्लस? लालचंद जी, बिल्कुल स्टेटहुड प्लस भी अच्छे से समझाऊंगा, समझाइए, बस हमें 2 मिनट 3 मिनट का समय दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलिए। देखिए, नंबर 1 चीज, देखिए 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तिथि याद है हम लोगों को, जब सदन के भीतर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जम्मू कश्मीर को अभी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर को वहां पे आपको यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया 2023 में, कि आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार ने सहमति भी, सुनवाई के दरमियान में भी सहमति दी थी कि जल्द से जल्द होगा। मैं ये पूछता हूं कि अब तो 5 अगस्त 2019 के 7 वर्ष बीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी लगभग दिसंबर में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो वो यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? वो क्या कुछ साल होते हैं, कुछ दशक होते हैं, कुछ
शताब्दी होते हैं, इसकी व्याख्या कौन करेगा इसका? वैसे स्थिति में इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं की ना यथाशीघ्र। कोई टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इतने महीनों या इतने सालों में कर दीजिए। लालचंद जी, यथाशीघ्र कहा ही गया था। यथाशीघ्र का मतलब 2.5 दशक मान ले हम। अब नहीं, यथाशीघ्र का मतलब ये भी नहीं होता कि पहलगाम जैसी घटना हो और उसके बाद जो है हम जो है ये लालचंद जी देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता जब तक है लालचंद जी, तब तक केंद्र सरकार फिर पुरानी व्यवस्था क्यों वापस करेगी? लालचंद जी, वो सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी भी रत्ती भर भी चिंता। लालचंद जी बिल्कुल सही, आप सही मुद्दे पे आए। क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन यह दिया गया था कि वहां पे पूर्ण सरकार होगी, केंद्र के नियंत्रण वाली सरकार होगी, हम पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित कर देंगे। आपने खुद अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो सही ढंग से वहां के राज्य सरकार को नहीं चला पा रही है, इसका मतलब है। और वो अगर वहां के कानून व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी वो नहीं दे पा रही है, नहीं, अगर देखिए ये दो चीजें तो नहीं चलेंगी। देखिए दो चीजें नहीं चलेंगी। कौशलकांत मिश्रा जी एक लाइन में खाली पूरा कर दूं। फिर कौशलकांत मैं कह रहा हूं, देखिए दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो फिर बीजेपी ये भी कह ले कि अभी वहां पे व्यवस्था सही नहीं, व्यवस्था सही नहीं, तो व्यवस्था सही करने की जिम्मेवारी किसकी थी? और दूसरी चीज, अब एक जो जिसका आपका मूल सवाल था, स्टेटहुड प्लस। अरे स्टेटहुड प्लस में क्या बुरा मान लिया और इसको 370 क्यों मान रहे? बुरा है। मैं कह रहा हूं बाहर के लोग वहां जाकर जमीन खरीद सकते। ये देखिए, ये है हमारे पास। खेड़ा जी कह रहे हैं जमीन मैं कह रहा हूं, देखिए मैं भारत का जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? मैं वही बता रहा हूं, ये है भारत, ये भारत का संविधान है। एक सेकंड नासिर भाई आऊंगा, भारत के कौशलकांत मिश्रा जी। मैं जरा स्टेटहुड को प्लस को मैं समझा दूं। मैंने देखा, मैंने चारों बातें बताई, क्या प्लस का मतलब? मैं उसी संवैधानिक पहलू पे आ रहा हूं। पवन खेड़ा जी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 में क्या महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान नहीं दिया गया? क्या महाराष्ट्र में आप जमीन नहीं खरीद सकते जाके? नहीं, उसके वहां पे कुछ क्षेत्रों को लेके 371A नागालैंड से लेके 371J तक मैं फैक्चुअल बात ही कर रहा हूं सर। फैक्चुअल भारतीय संविधान जाकर के मैं अभी जमीन खरीद सकता हूं, गुजरात में जाकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों की जैसे जैसे अलग अलग स्वराष्ट्र के क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है। बोलिए फिर। नहीं लालजी भाई सुन तो लीजिए, लालजी भाई एक सेकंड आप जैसे मेरी बात पूरी हो जाने के फिर आप बोलिए। वहां पे जो संविधान दिखा रहे हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र संविधान वहां नहीं चलेगा, उनका अपना संविधान होगा। वो संविधान छोड़ दीजिए ना, यही संविधान है, पूरे देश में एक ही संविधान चल रहा है अभी। बिल्कुल। भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र है, उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है उन्हें। कौशल जी का टर्न। कौशल जी बताइए, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा, जो राहुल जी ने कहा कि क्या अभी तक वहां पर स्थिति नहीं सुधरी, इसीलिए नहीं दे रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, क्या कब तक देंगे? कौशल जी। ये तो केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कब वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी तरह से बन चुकी है, फीडबैक मिलेगा उस पर, और जो वहां से फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता है, ये देश की सरकार ही डिसाइड कर सकती कब उसको उचित समय मिलेगा। टाइमलाइन दिया और इसीलिए शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, टाइमलाइन नहीं दिया कुछ। हाँ ठीक जी। और दूसरी चीज, राहुल लाल जी बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्पल दे डाले कि वहां पे ये है, पर कहीं पर भी राहुल लाल जी रालिब गालिब चालिब नहीं हुआ था। कहीं से जो कश्मीरी हिंदू थे, जिनको कश्मीरी पंडित कह के जानबूझ के डिवाइड किया गया, जिससे जाति व्यवस्था में फंस जाए और पूरा देश का नागरिक विक्षोभित ना हो, वो सब हिंदू थे जिनको कश्मीरी पंडित बना दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पंडित भी हिंदू होते हैं और हिंदू भी पंडित होते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पूरे देश में कहीं और जितने भी नाम आपने ले डाले, कहीं से भी एक भी कश्मीरी हिंदू या वहां का लोकल हिंदू, महाराष्ट्रियन हिंदू, तमिल हिंदू या कहीं का हिंदू भाग करके नहीं आया। कहीं का हिंदू उनको स्टेटहुड देने के लिए जंतर मंतर पे उनके आने से पहले विरोध प्रदर्शन आज कर नहीं रहा है। आज वहां पे विरोध प्रदर्शन चालू हो गया, स्टेटहुड नहीं देना चाहिए। तो उनका वो सही समय, आप 2014 से है ना सत्ता में, अरे उनको फिर से वापसी के लिए क्या कदम उठाए, ये भी जवाब दे दीजिएगा। मैं तो बीच में छोटा सा प्रश्न पूछा हूं आपसे, जवाब दे देता हूं, जवाब देता हूं। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार का काम है अपनी उंगली देना जिसको पकड़ के लोग चल सके, लेकिन ये वहां के स्टेट के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेमोग्राफी चेंज कश्मीर में हुई है, रालिब गालिब चालिब के बाद 1989 के बाद सत्ता में रह के ना आप जनता के ऊपर जिम्मेवारी नहीं दे सकते। आप हम तो सत्ता में भी रहे, जिम्मेवारी जनता को दे दें। अरे आप कैसे शासित प्रदेश, वो कह रहे हैं जब कभी भी फीडबैक मिलेगा आपने उचित समय पूछा ना, तो उचित समय पूछा ना। ये देखिए अभी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर ये भी चल रहा है कि 370 को हटाने के बाद क्या क्या बदला है, वो वापस ना हो जाए। हाँ बोलिए लालचंद जी, उचित समय कैसे आएगा? जो कोर्ट ने नहीं डिफाइन किया, उचित समय तभी आएगा जब रीडेमोग्राफिक सेटलमेंट हो जाएगा।
वो एक्चुअल उचित समय आएगा और वो अपने स्टेटमेंट से फिर बदल गया, फिर बदल गया। अरे पहले तो आपने परिसीमन की बात कही थी, आपने कहा था शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएगा, तब आएगा समय। और यथाशीघ्र शब्द को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ के शब्द को बदल नहीं सकते। नहीं, ट्विस्ट नहीं, उन्होंने कहा उचित समय पर, ये यथाशीघ्र समय, यथाशीघ्र, हाँ ठीक है। यथाशीघ्र का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। यथाशीघ्र मतलब 5 मिनट भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 घंटा भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। मणिपुर में शांति स्थापित नहीं कर पाए, मणिपुर को छोड़ दीजिए, मणिपुर पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अभी ये जरा बताइए, स्टेटहुड प्लस क्यों चाहिए? ये जमीन का अधिकार क्यों चाहिए? बताइए लालचंद जी। इसलिए चाहिए कि राहुल लाल जी प्लीज आप चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आप वहां पे ठीक है। कौशलकांत जी कुछ, कौशलकांत जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। राहुल लाल जी ये कोई तरीका नहीं होता है, आपको थोड़ी तो सभ्यता होनी चाहिए। आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, आपका जब टाइम है तब बोलिएगा, सवाल पूछ ले रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको जो बोलना है बोलिएगा। आप कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहे हैं, बोलिए। पॉलिटिकल पार्टी से तो आते नहीं आप। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। ठीक है, बोलिए। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। अच्छा ठीक है, बोलिए कौशल जी, बोलिए बोलिए सर। उचित समय की डेफिनेशन मांगी गई थी ना, उमर अब्दुल्ला स्टेज पे भाषण देते हुए कह रहे ना, गृह मंत्री कह रहे हैं कि उचित समय आएगा, उचित समय की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। उचित समय और अतिशीघ्र सुप्रीम कोर्ट का है, उन दोनों का आउटकम यही है कि साहब जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है ना, वो रीसेटलमेंट हो जाएगा। सरकार किसी को जबरदस्ती ले जाके बसा नहीं सकती। ये विश्वास देने का काम वहां की लोकल पार्टी और लोकल समाज को है कि लोग आकर वहां बसे। और सुन लीजिए, नासिर साहब कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, मैं पहले नासिर साहब को लाता हूं। एक सेकंड, पिछले 2000 जब से धारा 370 खत्म हुई है, पत्थरबाज नहीं आ रहे हैं, जीरो पत्थरबाजी, जीरो। कहां चले गए? वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ, जब से जम्मू कश्मीर में है आजादी के बाद से लेकर के हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिज्म हो चुका है, इन स्पाइट ऑफ पहलगांव। वहां पर आजादी के बाद से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वहां पर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया गया है। वहां पर वो सारी सरकारी चीजें जो हो सकती है वो किया गया है। लेकिन वहां के लोगों के जब तक कश्मीरी पंडित को ये भरोसा नहीं आएगा कि वो वहां जाकर आराम से रह सकते हैं, तब तक मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड नहीं बहाल होने वाली। चाहिए नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नासिर साहब बताइए। देखिए जी, देखिए पहले तो ठीक है, मैं इनकी बात का एक ही सवाल पूछता हूं इनको वापस। इस समय रोकना चाहूंगा, सीधे लिए चलते हैं आपको 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा में।